नमस्कार। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश। पूरी बीपीएससी 65वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और 422 कैंडिडेट 65वीं के माध्यम से ऑफिसर्स बने हैं। आपको बता दें कि मूल रूप से यूपी के चंदौली के रहने वाले गौरव सिंह, हालांकि अपने मामा के यहाँ सासाराम रह के अपनी पूरी पढ़ाई की है, यहीं रहते थे वो, बीपीएससी में टॉप किए हैं। तो वही चंदा कुमारी जो है, जो कि बांका जिला की रहने वाली है, वो दूसरे स्थान पे आई है। आपको बता दें कि दोनों जो हैं बीपीएससी पहले से क्वालिफाइड हैं, दोनों 64वीं निकाले हैं और 65वीं में इन लोगों ने लंबी छलांग लगाई है और पहले और दूसरे रैंक पे आए हैं। दोनों आदमी का स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामना दोनों लोग को। सबसे पहला प्रश्न है गौरव आपसे, कैसा लग रहा है? टॉप किए हैं बिहार में आप, सोचे थे कभी कल आज से 24 घंटा पहले सोचे थे आप? नहीं सोचे तो श्योर सर, सिलेक्शन के लिए भी नहीं थे क्योंकि पेपर उतने अच्छे नहीं होते जितने एक्सपेक्टेड थे। और सर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ही ज्यादा। अच्छा चंदा, आपको क्या लग रहा है? आपने कल सोचा था कि दूसरा स्थान आ जाएगा मेरा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि हाँ, ये श्योर था कि आई वॉज प्रिटी श्योर कि हाँ पेपर निकल जाएगा, क्योंकि 64th में क्लियर करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट जैसा कि गौरव जी ने भी कहा, इट वॉज टोटली अनप्रिडिक्टेबल कि रैंक 2 आएगा। अच्छा ये बताइएगा, सबको ये प्रश्न पूछ रहा है और हम चाहते हैं कि आप ही लोग इसका जवाब दें कि इंजीनियरिंग करने के बाद आप लोगों को सिविल सेवा इतना क्यों आकर्षित कर रहा है? कारण क्या है? गौरव जी आप बताएं। बहुत आरोप लगा रहे हैं जो ह्यूमैनिटी वाले हैं कि ये लोग इंजीनियर भी बन जाते हैं, उधर भी सीट खराब करते हैं और बीपीएससी में भी आ जाते हैं। और सर देखिए, इंजीनियरिंग जो है कई बार तो हम लोग अपनी चॉइस से नहीं लेते हैं। कुछ मतलब सेट है कि आपका 10th में अच्छा मार्क्स आ गया तो लोग बोलते हैं घर वाले कि आप इंजीनियरिंग कर लो, क्योंकि थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी उधर ज़्यादा है। तो मेरा जो इंजीनियरिंग लेने का पर्पस था, कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी था कि अगर उसको करने के बाद कहीं ना कहीं दिमाग रिलैक्स हो जाता है कि हाँ अब मैं जॉब मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। तो एक वो इंक्लिनेशन था। दूसरा था सर कि इंजीनियरिंग के साथ मैं डिफेंस के लिए ट्राई कर रहा था सर। मैं एनडीए का एसएसबी दिया हूँ, सीडीएस का दिया हूँ। तो मेरा इंक्लिनेशन पहले उधर था, क्योंकि सर यूपीएससी में मालूम था पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है सर। और शुरू से मतलब ऐसा नहीं था, मतलब देखते थे कि 10 घंटे 12 घंटे लोग पढ़ रहे हैं, मैं वैसा स्टूडेंट नहीं था, इनिशियली तो बिल्कुल नहीं था। तो ये कहीं भी ये था कि ये करना है, लेकिन इसलिए कि हिम्मत नहीं होती थी कि इतना पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा। तो थोड़ा सा डाउट होता था। तो वो जो डिफेंस था वहाँ थोड़ा पढ़ाई कम करनी थी, एसएसबी क्रैक करना था। लेकिन सर मेरा एसएसबी 3 नहीं हुए, पहले दिन ही मैं छट जाता था। तो उसके बाद जब चौथा एसएसबी का कॉल आया तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं अब थोड़ा चेंज करो, फिर जब नहीं हो रहा है तो बार बार ट्राई नहीं करो। तो उसके जो बाद डिफेंस में आपको जाना था तो आपने पुलिस सेवा क्यों नहीं लिया? आप प्रशासनिक सेवा आप चुने पहला ऑप्शन अपना। हाँ सर मैं बता रहा हूँ। तो सर उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, वो 2017 मैंने दिया था। क्वालिफाई हुआ था, तो क्वालिफाई होने के बाद मेडिकल होता है। तो मेरे एक सीनियर ऑलरेडी वो कर चुके थे, तो उन्होंने बोला था मेडिकल कुछ बेसिक मेडिकल वो होती है। तो मुझे डाउट था सर कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। तो मैं फिर जाके ये चेक कराया तो मुझे कलर ब्लाइंडनेस था। तो फिर वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया, वो ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो उसके बाद सर कुछ बड़ा कुछ ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास, यही करना था, या तो यूपीएससी करना था या स्टेट पीसीएस। तो मैं चंदा ऐसा नहीं कि मेरा इंक्लिनेशन नहीं था, बचपन से था, लेकिन पढ़ाई की हिम्मत नहीं थी सर। ये 16-17 घंटे पढ़ पाऊंगा जैसे लोग मतलब बताते हैं ना, टॉपर इतने पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा डर रहता है कि इतना पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। अब सर बचपन में मतलब वैसा स्टूडेंट मैं नहीं था कि मतलब बहुत पढ़ रहा हूँ। मतलब दोस्तों के साथ एंजॉय करना, मूवी देखना, घूमना फिरना, इस तरह का हम लोग का था। तो 2017 के बाद लेकिन सर वो ऑप्शन बंद हुआ, तो फिर मेरे पास यही ऑप्शन था। चंदा आप बताइए, आपने डीपीएस बोकारो से पढ़ाई किया, आप बीआईटी सिंदरी जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने इंजीनियरिंग किया, फिर आपको ये बीपीएससी ज्वाइन करने का कहाँ से इंस्पिरेशन आया और इधर कैसे आप आ गई? इनिशियली तो ऐसा था कि इंजीनियरिंग मैंने अपनी चॉइस से लिया था। सिविल इंजीनियरिंग वाज माय चॉइस। और मेरे साथ मैंने अपने इस ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट कंटिन्यू रखा। जैसे कि मेरा जो ऑप्शनल है वो भी सिविल इंजीनियरिंग ही है। तो मेरे को ये एडवांटेज हुआ अपने सिविल इंजीनियरिंग का कि मैंने उसे पूरी तरीके से नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है और मुझे अच्छा भी लगता है।
और जैसे कि मैं अभी भी जिस जॉब में हूँ तो उसमें भी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की वजह से हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर हूँ मैं अभी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग करके मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है जो मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है टेक्निकली समझना, तो उन चीजों को मैं अभी भी समझती हूँ और आगे भी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर को मैं उसे उस चीज में इंक्लूड करूंगी, तो आई थिंक ये मुझे आगे हेल्प करेगा। तो मैं बिल्कुल सिविल इंजीनियरिंग वाज माय चॉइस और इट्स आई एम ओके विद इट। गौरव, गौरव हाँ सर। आपसे और दोनों आदमी से मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या सिविल सेवा में जॉब बैकअप जो है, जैसे इंजीनियरिंग आपने किया, ये असिस्टेंट इंजीनियर है, एक बैकअप जो है वो ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस देता है अच्छा अटेम्प्ट, अच्छा रैंक लाने में, अच्छे से तैयारी करने में, क्या लगता है आपको? और सर एक्चुअली क्या होता है ना सर कि 2-3 साल जॉब करने के बाद आपकी मेच्योरिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, 3 साल जॉब करने के बाद छोड़ने के बाद मुझे ये लगता था कि मतलब मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं उसको छोड़ के आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे पढ़ना ही पढ़ना, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि फिर मैं दोस्त के साथ कहीं घूम रहा हूँ, मुझे करना ही करना था ये। और अगर जॉब करके नहीं आते हैं आप, डायरेक्ट कॉलेज से इंटर करते हैं यहाँ पे, तो वो लेवल ऑफ मेच्योरिटी उतनी नहीं रहती है। अभी दोस्त कभी कहा कि चलो मूवी देखने चलते हैं, तो हम लोग कभी मूवी देखने चले जाएंगे, तो वो मेच्योरिटी डेवलप होती है जॉब से। अच्छा, और चंदा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपना जो शुरुआती पढ़ाई जो है उस समय क्या आपने सपना क्या देखा था, एज ए सिविल सर्वेंट या एज ए इंजीनियर? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स जो हैं वो, मैं जब से छोटी थी हमेशा से वो कहते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। मुझे कुछ एग्जांपल्स देते थे कि देखो यूपीएससी के इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, ऐसा हुआ। तो उस समय जब मतलब भी नहीं पता था तब पेरेंट्स बहुत इस चीज में मोटिवेट करते थे कि हाँ ऐसे पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ये करो वो करो, तो तुम्हें आगे काफी हेल्प होगी। तो एक जो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट है वो मेरी बहुत पहले ही बन गई थी। तो और फिर धीरे धीरे जब समझ में आने लगा कि एक्चुअली सिविल सर्विसेज है क्या, जैसे 10th तक तो नॉर्मल जैसे सब लोग करते हैं वैसे मैंने भी किया, 12th किया, 12th के बाद ग्रेजुएशन करना था। तो सिविल इंजीनियरिंग मुझे पसंद भी था, तो मैं उसमें चली गई। बट फिर ऐसा हुआ कि पेरेंट्स का भी सपना था, उसके आगे भी जब मैंने अब सिविल इंजीनियरिंग को एज अ कैरियर भी चुना, तो फिर मुझे लगा कि मैं उसमें भी बहुत बेटर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज स्कूल लेवल पे काफी चीजों में एक्टिव रहती थी, कल्चरल एक्टिविटीज हो या फिर लीडरशिप वाला कोई भी एक्टिविटीज हो, तो आई वॉज क्वाइट एक्टिव इन दैट। तो मुझे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने जो सपना देखा है उसे अब ग्रेजुएशन के बाद साथ में कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर मैंने वही किया और एज अ रिजल्ट मैंने अपना, मुझे लगता है कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग को भी उतना ही वैल्यू दिया और साथ में मैंने उनके सपने को भी और अपने सपने को कंबाइन करके बहुत अच्छा रूप दिया। एक प्रश्न दोनों लोग से है, गौरव से मैं पहले पूछूंगा कि जनरली होता है कि बीपीएससी जो पीटी होता है वो आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के लिए ज्यादा फेवरेबल होता है, और आप दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर से बिहार के स्पेशल प्रश्न रहते हैं। कैसे आपने तैयारी किया? कट ऑफ भी 100 के आसपास जाता है, तो इसको लेकर जो है आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई? गौरव, पहले आपसे। और सर एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, और देखिए सर, इंजीनियरिंग का या किसी भी साइंस बैकग्राउंड का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप साइंस से आर्ट्स कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर एक बार अच्छा। आपने आर्ट्स ले लिया तो कभी आप साइंस नहीं शिफ्ट हो सकते, ये ऑप्शन बिल्कुल बंद हो जाता है। तो एक इंजीनियरिंग लेने का घर वाले जो सजेस्ट करते हैं, एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि इधर आप कभी भी आ सकते हैं, इधर से लेकिन आप उधर नहीं जा पाएंगे। और रही प्रीलिम्स की बात, तो सर डिफिकल्ट मुझे लगता है कि सबके लिए होता है, जो आर्ट्स के लोग भी हैं उनके लिए भी डिफिकल्ट होता होगा। और 10th तक बेसिक एनसीईआरटी हम भी पढ़ते हैं, वो लोग भी पढ़ते हैं। बीए ग्रेजुएशन में शायद जो लोग ऑनर्स लेते होंगे उनका कुछ कुछ पोर्शन अच्छे होते होंगे। लेकिन सर ऐसा रहता है कि वो जो डिफिसिट रहता है उसको भरा जा सकता है थोड़े दिन मेहनत करके। आप चंदा, आपने पीटी की तैयारी दोनों बार आपने दिया, दोनों बार आपने निकाला, पीटी के लिए क्या स्ट्रेटजी आपने बनाया था? तो हम शॉर्टकट में बताती, जो कैंडिडेट तैयारी करेंगे 12 दिसंबर को फिर पीटी भी है, उसके लिए क्या रखा आपने स्ट्रेटजी?
सब पीटी के लिए, जैसा कि पीटी का पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैंने वही किया था। द बेसिक जॉब विच आई डिड वाज कि मैंने क्वेश्चन पेपर अच्छे से एनालाइज किया। तो उसमें साइंस एंड टेक के काफी क्वेश्चंस रहते हैं और प्लस एप्टी के भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो फिर मैंने ये मेक श्योर किया कि मैं यहाँ पे कम से कम उस 30 में से 28 29 सिक्योर करूँ। तो क्योंकि अगर मैंने ऐसा सोचा है तो मैं 26 25 पे लैंड करूंगी। तो मैंने पहले तो वो चीजें श्योर करी। उसके बाद जो बिहार के करंट अफेयर्स होते हैं, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे अलग से होता है, वो मैंने फिर प्रीलिम्स का एग्जाम जैसे जैसे पास आया मैंने करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू कर दी। क्योंकि काफी टाइम से अगर आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी तो आपको वो चीजें याद हो जाती है कहीं ना कहीं। लास्ट मोमेंट पे आपको ब्रशअप, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स वगैरह को ब्रशअप करना होता है और जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उस चीज को बस रिवाइज करो। तो मेरा स्ट्रैटेजी यही रहेगा कि आप लास्ट में पहले तो करंट अफेयर्स अच्छे से फ्रॉम जब लास्ट बीपीएससी हुआ है जैसे 64th से 64th का पीटी जब हुआ है तब से लेके नेक्स्ट पीटी जब उस टाइप से आप वो चीजें कर लो। और स्टैटिक स्टडी का तो कोई ऑप्शन अलग अलग वे नहीं है, आपको वो चीजें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उन्हें लगता है वन लाइनर टाइप पढ़ लें तो फिर हो जाएगा, बट नहीं, चीजों को आप जब तक उसका कंटेक्स्ट या बैकग्राउंड नहीं समझोगे तो वो चीजें आपको दिमाग में बैठेंगी नहीं, याद नहीं होंगी। ऐसे क्या होगा, आप बस याद कर रहे हो, ये बैठेंगे नहीं। तो मेरे हिसाब से एक डिटेल स्टडी पहले कर लेना चाहिए बेसिक सब्जेक्ट का, और जब प्रीलिम्स अप्रोच करे नियर टू 2 to 3 months हो जाए तो आप करंट अफेयर्स रिलेटेड स्टडी स्टार्ट कर दो। साइंस एंड टेक आप बिल्कुल कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो तो यू विल इजीली सेल इन। अच्छा, ये गौरव, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और ज्योग्राफी ऑप्शन लिया। ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने के लिए जो है आपका अपने से आपको चाहत था कि मैं ज्योग्राफी लेके करूं, या किसी के कहने पे आपने किया, और कैसे एक साइंस बैकग्राउंड का जो लड़का है उसने ज्योग्राफी को इतना तैयार किया कि वो टॉपर बन गया, इसलिए क्या आपने स्ट्रेटजी अपनाई? सर यहाँ दो तीन चीजें। पहली तो सर कि मैकेनिकल में शायद मैं उतना स्ट्रांग नहीं था, मुझे अपने में फेथ नहीं था। एक्चुअली मैं बीपीएससी का तैयारी के लिए कभी नहीं गया था, मेरा जो टारगेट था यूपीएससी था। तो सर वहां पे काफी वास्ट हो जाता है सिलेबस मैकेनिकल का। और दूसरी बात, मैंने टॉपर्स देखे यूपीएससी के पिछले 10 साल के, तो रेयरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कोई टॉप 10 या टॉप 50 में रहता था। लेकिन ज्योग्राफी ऐसा था, जो ईरा सिंगल मैम थी, तो हम लोग जब कॉलेज से निकले तो ये उस समय के टॉपर थे। तो वहां से इंस्पिरेशन मिला कि हाँ, ज्योग्राफी का भी मतलब स्कोरिंग है। फिर सिलेबस उठा के भी देखने पे थोड़ा लगता है कि ये हेल्प करता है जीएस 2-3 में। तो ये बड़ा फैक्टर था। और जो मैकेनिकल में सर कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी कि मैं इससे कर पाऊंगा, स्कोर कर पाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। कितना समय लगा आपको ज्योग्राफी से तैयार करने में लगभग, ऐसा कि आपने मेंस आराम से लिख दे और हो जाए? सर मुझे अभी भी नहीं लगता ज्योग्राफी में कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत ही अच्छा लिख पाऊंगा, क्योंकि अभी मतलब बहुत ही वैरी करता मार्क्स सर। अभी यूपीएससी का मेरा मार्क्स आया तो उसमें ज्योग्राफी में मेरा नंबर बहुत ही कम है, मतलब 230 के आसपास है। और यूपी पीसीएस में आई थिंक आई स्कोर 268, मतलब वो सेकंड टॉपर या थर्ड टॉपर था मैं। तो ये इतना फ्लक्चुएट करता है तो समझ ही में नहीं आता है कि मेरी ज्योग्राफी स्ट्रांग है, वीक है, कहाँ पे हूँ मैं। लेकिन सर पढ़ाई कहेंगे तो सर हाँ, एक साल लगता है, क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस है उसका। सिर्फ अगर बीपीएससी के लिए आप पूछेंगे तो वो थोड़ा सिलेबस बहुत ही छोटा है। और बीपीएससी का जो नेचर ऑफ क्वेश्चन होता है बहुत डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब कि सर जो भी स्टेटमेंट सिलेबस में लिखा है वो डायरेक्ट पूछ देते हैं भाई कि ये क्या है, क्यों है। तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, 3-4 महीने में हो जाना चाहिए मुझे लगता है। और कौन कौन से आपने किताब उसके लिए ये किया था, उसके थोड़ा सा लिस्ट बता देते, 2-3 किताब। और कोचिंग आपने लिया था क्या ज्योग्राफी का आपने कहीं? और सर ज्योग्राफी का मैं 2017 में मैंने वीडियो क्लासेस ली थी, मतलब उन्होंने वीडियो मुझे दे दिया था समीम सर पे। लेकिन उससे वो ज्यादा मैं फ्रूटफुल यूज नहीं कर पाया, क्योंकि वीडियो मतलब बहुत ही इंटरेक्शन नहीं होना, टीचर से कभी बात नहीं हुआ। फिर उसके बाद सर वहां से एक लर्निंग मिला सर कि टाइम ज्यादा बर्बाद हो जा रहा है कोचिंग में, तो कोचिंग नहीं करते हैं, टेस्ट सीरीज करते हैं। टेस्ट सीरीज से सर था कि टाइम बन जाता है, आपको इतने दिन में ये पढ़ना है अब जैसे। तो मैंने 4 बार गाइडेंस आईएएस का मतलब वो लिया था, यूपीएससी का जो पैकेज होता है टेस्ट सीरीज का। और उसके अलावा एक बार मैंने सर ये एक और ज्योग्राफी के सर हैं, उनका सॉरी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनका मैंने एक मॉड्यूल किया था सर का। अच्छा। ये प्रीलिम्स होता था
तो उसके बाद होता था, छोटा सा मॉड्यूल होता था कि उसमें वैल्यू एडिशन के लिए, तो वो बहुत हेल्प करता था। और एक सचिन सर है सर, उनका टेलीग्राम पे चैनल है, और अच्छा। वो चैनल बहुत हेल्प किया सर, आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प किया, क्योंकि वहां पे मतलब बहुत ही अच्छे आंसर्स आते हैं, बच्चे मतलब जो अच्छे बच्चे हैं वो लिख के डालते हैं, तो वहां से काफी मतलब आपको समझ में आ जाता है कि आप कहाँ हो भीड़ में। तो पिछले 1 साल से मैं बहुत फॉलो किया हूँ, और मतलब थोड़ा बहुत कुछ कुछ वहां से कॉपी पेस्ट भी किया हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे आंसर आते हैं वहां पे। वहाँ डायग्राम हो गया या डेटा हो गया, या डायग्राम को कैसे सॉरी डेटा को डायग्राम में कैसे पुट करना है, कहाँ पे मैप बनाना है, तो ये सब चीज सचिन सर के टेलीग्राम चैनल से बहुत हेल्प हुआ, बहुत हेल्प हुआ है। अच्छा, और चंदा, जीएस, अगर बात करें बीपीएससी में जीएस मेंस की, तो फर्स्ट पेपर ट्रेडिशनल है, लगभग वो क्वेश्चन जो है उसका गेस होता है और वो आ भी जाता है। सेकंड पेपर जो है बड़ा ही अनसर्टेन होता है, तो उसमें लिखने के दौरान आपने क्या क्या चीज ऐड किया, किन चीजों को इग्नोर किया कि अच्छा नंबर आए उसमें? बीपीएससी का जो सेकंड पेपर होता है उसके लिए थोड़ी आंसर राइटिंग की जरूरत होती है, थोड़ी नहीं, एक्चुअली नीड अ वेरी गुड प्रिपरेशन ऑफ आंसर राइटिंग। तो मैंने ये इंश्योर किया था कि जैसे मैं 64th दे चुकी थी, तो 64th मेरे लिए ट्रायल था, तो मैंने जब उसमें देखा तो फिर मैंने इंश्योर किया कि मैं उससे बेटर आंसर्स लिखूं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आंसर्स लिखती थी, उसे मैं चेक भी खुद भी करती थी, और फिर मेरा छोटा भाई है वो मुझे अपने आंसर्स भेजता था, तो मैं उसके आंसर्स भी चेक करती थी। तो मैंने बस एक चीज मुझे लगता है जो मैंने ज्यादा की है वो ये है कि मैंने अपने आंसर्स के साथ दूसरों के आंसर्स बहुत पढ़े हैं। तो क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ मैं और भी चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ अपने आंसर में, तो मैंने दूसरों के आंसर्स, टॉपर के आंसर्स जो होते हैं वो मैंने पढ़े हैं, और उसे मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है, वेरियस डायमेंशंस में लिखने की कोशिश करी थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज का एडवांटेज हुआ है मुझे। अच्छा, ये बोले अक्सर ऐसा बीपीएससी में एक बात हमेशा चर्चा होता है पेज का, कितने पेज में आंसर देना है, तो क्या आपने शब्दों में आंसर को बांधा या पेजों में बांधा आपने, कि नहीं 7 पेज में एक आंसर देना है या 500 वर्ड में एक आंसर देना है? मेरे साथ ऐसा था कि देखिए जनरली क्या होता है ना, आप स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लिखते हो, लास्ट का 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जब आप बहुत स्पीड अप हो जाते हो। तो मेरा आंसर्स भी कुछ ऐसा था कि मैंने पेजेस में नहीं बांधा, ये मैं नहीं बोलूंगी, मैंने बस जो सारी डायमेंशन है उसे कवर करने की कोशिश करी थी। मतलब एक पॉइंट ऑफ आने के बाद जब मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अब मेरा आंसर कंप्लीट हो गया, तो मैं ये नहीं सोचती थी कि मैंने कितने पेजेस भरे या कितने वर्ड्स में आंसर लिखे, इतना नहीं, बस मुझे लगता था कि हाँ इट्स ऑल दैट आई नो अबाउट दिस क्वेश्चन, देयर इज नथिंग एल्स टू राइट ऑन इट। तब फिर मुझे लगता था कि हाँ मेरा आंसर पूरा हो गया। तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है कि बीपीएससी में पेजेस भरने पे या फिर ज्यादा वर्ड्स लिखने पे आंसर वो लोग मार्क्स देते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली कंटेंट आपका होना चाहिए, होलिस्टिक कवर करना चाहिए उस किसी भी टॉपिक को, तो फिर डेफिनेटली यू विल गेट एन एज ओवर अदर्स। गौरव, आपने कितने शब्दों पे आप गए या पेज पे गए आप जीएस में? जनरली हम सुनते हैं कि पेज इतना भरना होता है। सर ये बहुत ही मतलब पर्सनल है, जैसे कि उनका बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन है, मेरा बिल्कुल डिफरेंट है इस पे। सर मैं बिलीव करता हूँ कि 36 पेज मिलते हैं, 3 घंटे में लिखने रहते तो काफी नहीं होते। आप लिख सकते हैं, पेज भर सकते हैं, मैं तो सर कोशिश करता हूँ पूरा लिखने का, 1 पेज 2 पेज छूट जाता है लास्ट में। लेकिन मेरा पूरा एक चीज मैं इंश्योर करता हूँ सर कि हर क्वेश्चन को बराबर वेटेज दूं। ऐसा नहीं होगा कि किसी को 6 पेज में लिखूं, किसी को 3 पेज में लिखूं। तो अगर किसी को 4.5 पेज दे रहा हूँ तो बाकी सारे को भी 4.5 पेज दूं, क्योंकि क्या होता है ना सर कि किसी भी क्वेश्चन में अगर एक लिमिट होता है, एक 20 मार्क्स है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप 2 पेज और लिख दोगे तो आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। वो 20 है तो 21 हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा वो खराब गया ना सर तो 20 से 12, 13, 14 तुरंत आ जाता है। तो इंक्रीमेंट जो 20 के बाद 21 होगा, वो बहुत कम चांसेस होता है कि ज्यादा पेज लिखोगे तो मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा कम लिखे, कंटेंट कम लगे, टीचर को ये लग गया कि इसके पास नॉलेज डिफिसिट है, तो वो तुरंत कम कर देगा सर। तो मेरा ये परसेप्शन है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ सर कि जितना भी पेज है भर जाते हैं। कोई बहुत छोटा लिखता हो तो शायद नहीं भरता होगा, लेकिन नॉर्मली भर जाते हैं। अच्छा गौरव, आपने इससे पहले कौन कौन से जॉब निकाले हैं? क्या ये बीपीएससी ही आपका दोनों में रहा है, इससे पहले भी आप किसी और कंपटीशन एग्जाम में आपने क्वालिफाई किया है? सर यूपीपीसीएस में मेरा हुआ है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर,
इसी साल हुआ है, अच्छा। अभी 54 भी अच्छा। ये इसी साल हुआ है। और इसके अलावा सर मैं एनडीए सीडीएस रेगुलर देता था, तो प्रीलिम्स तो मैं हम्म। मतलब क्लियर हो जाता था आराम से। हम्म। और असिस्टेंट वो कमांडेंट का जो होता है उसका भी प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, तो प्रीलिम्स से ज्यादा इशू नहीं आता था। उसका काफी फायदा भी मिलता है सर कि थोड़ा कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, उधर के क्वेश्चन इधर आ जाते हैं। तो हम्म। यही है सिलेक्शन, लेकिन इन्हीं 3 जगह पे हुआ है फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि एसएसबी मैंने जहां भी दिया सर मुझे पहले दिन ही मैं मतलब रिजेक्ट हो गया हूँ। अच्छा। और आपने चंदा, आपने इससे पहले कौन कौन से जॉब निकाले हैं उसके बारे में जरा बताती। मैंने 2 टाइप के एग्जाम्स दिए, एक इंजीनियरिंग वाले एग्जाम्स दिए हैं और साथ में मैंने ये सिर्फ पीसीएस में मैंने बीपीएससी भरा था। अभी तक मैंने अच्छा। दूसरे स्टेट के पीसीएस नहीं भरे थे। तो स्टेट अच्छा। जो भी इंजीनियरिंग वाले एग्जाम्स होते हैं, जैसे बिहार इंजीनियरिंग सर्विस है, जीरो एडवर्टाइजमेंट 022017, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। एसएससी जेई में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में एसएससी जेई में सिलेक्शन हो चुका है मेरा। उसके अलावा मैं अभी 64th में सिलेक्टेड हूँ और अभी मैं प्रेजेंट वाला जो जॉब कर रही हूँ, असिस्टेंट अच्छा। इंजीनियर यूडीएचटी में। अच्छा, अब अंतिम में आप लोग से इंटरव्यू के बारे में सबसे पहले गौरव जी, किसके बोर्ड में इंटरव्यू था, किस दिन को था, और इंटरव्यू में कैसे प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो कि आपको टेंशन दे दिया हो, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। मेरा दीप्ति मैम का बोर्ड था। ऐसे तो बहुत हम्म। सारे क्वेश्चन थे तो मैं जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन एक सबसे लास्ट क्वेश्चन था। एक सर थे, वो पूछे थे कि स्टेट क्राइम को कैसे बढ़ाता है, तो वो हम्म। थोड़ा सा मैं नहीं बता पाया था, तो उन्होंने लास्ट में उसका आंसर खुद दिया कि स्टेट कानून बनाता है, कानून तोड़ते हो वही क्राइम होता है, अगर स्टेट लॉ ही नहीं बनाए तो क्राइम नहीं बढ़ेगा। तो वो थोड़ा सा हम्म। एक था, थोड़ा मैं नर्वस हो गया था वहां पे। वो एक्चुअली बोल रहे थे कि आप बताओ, आप ट्राई करो ट्राई करो, काफी देर तक ये चलते रहा, लेकिन मैं कोशिश कर। अच्छा। और चंदा, आपका किसके बोर्ड में था, और आपसे कुछ ऐसा प्रश्न किया गया हो जो आपको प्रॉब्लम में आपको आया हो, आपको टेंशन हो गया हो कि इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। मेरा इंटरव्यू इम्तियाज सर के बोर्ड में था और मेरे साथ मेरा इंटरव्यू लगभग 30 to 35 मिनट्स चला होगा। तो हम्म। उसमें ये था कि मुझसे सिविल इंजीनियरिंग के बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के वो बेसिक थ्योरीज नहीं थे, वो मुझसे साथ में मटेरियल साइंस होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए। और फिर सिविल इंजीनियरिंग में भी केस स्टडीज होते हैं, जैसे कि मान लो आप ये वाला डैम बनवा रहे हो तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर होगा तो आप उसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कैसे ट्रीट करोगे और एज ए सिविल इंजीनियर कैसे ट्रीट करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। उसके अलावा केस स्टडीज के और भी 4-5 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे कि अगर मैंने सेकंड प्रेफरेंस डाला था बिहार पुलिस सर्विस, तो उससे हम्म। रिलेटेड मुझसे काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आप इस केस में कैसे रिएक्ट करोगे, इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। और उस ये सब तो केस स्टडीज थी बिहार पुलिस सर्विस वाली। उसके अलावा सिविल इंजीनियर वाली केस स्टडी थी और बेसिक सिविल इंजीनियर के काफी पूछे थे, सिविल इंजीनियरिंग के काफी पूछे थे मुझसे। फिर उन्होंने मुझसे और भी डिफरेंट डायमेंशंस के क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि मुझे याद है ये सब भी पूछा था कि जैसे हाँ, ये जो बिहार में करप्शंस वगैरह होते हैं तो उसको लेके आपका क्या स्टैंड है, आप विमेन एम्पावरमेंट को कैसे देखते हो, बिहार में जो करप्शन हुए हैं उसमें बहुत टॉप 3 वाले करप्शन हमें बताओ, उनका अमाउंट बताओ। इस टाइप के काफी क्वेश्चंस थे। तो मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू काफी होलिस्टिकली कवर हुआ था, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के भी बहुत बेसिक्स पूछे गए थे और केस स्टडीज प्लस केस स्टडीज रिलेटेड टू दैट पुलिस सर्विस ऑल्सो एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑल्सो। तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू अच्छा था। बट हाँ, एक चीज जो मैंने नोटिस करी कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर कुछ बहुत बेसिक फैक्ट्स होते हैं जो आपको नहीं याद होते हैं उस समय। तो व्हाट दे वर चेकिंग कि वो लोग आपका एटीट्यूड देख रहे थे कि आप अगर नहीं आता है तो आप पैनिक नहीं कर रहे हो। और मेरे साथ ये चीज थी कि हाँ, मतलब मुझे नहीं भी आता है तो इट्स ओके, बहुत काल्म होके मैं बोल देती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं दिए थे, बट ओवरऑल अच्छा, आई वाज अंतिम सेटिस्फाइड विद। अंतिम प्रश्न आप दोनों आदमी से है। आपके बहुत सारे साथी जो कि इंटरव्यू दिए या मेंस में भी बाहर हो गए या पीटी में भी बाहर हो गए, 12 दिसंबर को पीटी है,
उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले गौरव आपसे कि क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, कैसे उनका सिलेक्शन हो, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? और सर मैं सुन नहीं पाया एक्चुअली आपका, फिर से आप दोहरा सकते हैं क्या क्वेश्चन? मैं बोलना चाह रहा हूं कि जैसे प्रश्न है कि वैसे कैंडिडेट जो कि पीटी में नहीं पास कर पाए, मेंस में नहीं पास कर पाए, इंटरव्यू में नहीं पास कर पाए, फिर उनको एग्जाम देना है, या फिर नए लड़के उनको सिविल सेवा में आना है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और एक चीज तो है सर, कोई भी इस तरह का एग्जाम है जहाँ पे फैक्ट याद करने होते हैं तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो अपना सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ मेरे आवाज बताया कि साइंस से क्वेश्चन काफी जो इजी होते हैं और अगर लूसेंट पढ़ ले आप अच्छे से तो वो कवर हो जाते हैं। उसी तरह जो मैथ के 10 क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। तो यहाँ अप्रोक्स आपके पास 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही एवरेज और मतलब एवरेज लेवल के होते हैं, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। लेकिन सर करंट अफेयर क्वेश्चन क्या होता है, अभी एक करंट अफेयर का एक ट्रेंड चल गया है कि करंट अफेयर इतने न्यूज आते हैं, इतने मतलब यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं कि बच्चे डिसप्रोपोर्शनेट फोकस करते हैं करंट अफेयर की, सिर्फ करंट अफेयर। क्वेश्चन करंट अफेयर के इतने रैंडम होते हैं सर, वो कहाँ से पूछते हैं खुद पता नहीं चलता। मुझे तो एक क्वेश्चन याद है, कहीं पे कोई ऊंट का फेस्टिवल हुआ था वो उन्होंने पूछ लिया था। तो करंट अफेयर को ज्यादा मतलब ठीक है पढ़ना जरूरी है, वो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट फोकस मत करिए। आपका जहां से इजी क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले पकड़िए। साइंस है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब ठीक रहती है, एवरेज लेवल की रहती है, आप कर सकते हो वहां से, बिहार स्पेशल कर सकते हो। ज्योग्राफी थोड़ा वास्ट हो जाता है, जिसका ज्योग्राफी नहीं है उसके लिए काफी वास्ट हो जाता है, तो ज्योग्राफी आप समय नहीं बर्बाद करो। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, माउंटेन पासेस हैं, तो इस तरह के सिलेक्टेड टॉपिक ले लो आप, सिर्फ वही पढ़ो, क्योंकि ज्योग्राफी अगर पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़ा उसका सिलेबस है। मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ने में मजा भी आता है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है, तो वहां से क्वेश्चन आप मतलब कोशिश करो सही हो। और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी सर कुछ कुछ जैसे चीजें फिक्स है, जैसे कि इकोनॉमिक्स सर्वे जो है, तो स्टार्टिंग में ही जो उसकी 10 पेज की समरी होती है उससे क्वेश्चन 1-2 हर साल आ जाती है। तो इकोनॉमिक सर्वे तो मैंने कभी पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन वो उसका जो 10 पेज एग्जाम के 1-2 दिन पहले मैं कर लेता हूँ, 1-2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है कि वहां से आ ही जाते हैं। और सर अभी तो सर इतना ही मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। और रिवीजन सर, रिवीजन जितना अच्छा जितना ज्यादा करेंगे नॉलेज उतना कंसोलिडेट होगा, मेंस लिखने में उतना आसानी होगी और प्रीलिम्स में भी आपकी गलती होने के चांसेस कम होते जाएंगे। चंदा, आप क्या कहना चाहेंगी जो कैंडिडेट बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर अनसक्सेसफुल रह गए पीटी मेंस या इंटरव्यू में? जैसे पहला वाला पार्ट तो गौरव सर ने बता दिया, मैं दूसरा वाला पार्ट बता देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स है जो किसी भी रीजन से, बैड लक या किसी भी रीजन से नहीं कंप्लीट कर पाते एग्जाम को, तो सबसे पहले तो ये चीजें मैं हमेशा से मानती हूँ कि कोई भी पीसीएस एग्जाम होता है ये मेंटल गेम होता है। मतलब आप माइंड से कितने स्ट्रांग हो, आपको अंदर से स्ट्रांग होना उतना ही जरूरी है जितना आपको स्टडीज में एफर्ट डालना जरूरी होता है। तो आप अंदर से स्ट्रांग रहो, कंटिन्यू रखो, कंसिस्टेंसी पढ़ाई में बनाए रखो और टूटो मत। जैसे हाई एंड लोज हमेशा हर इंसान की लाइफ में आते हैं, कोई भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट चाहे टॉपर ही क्यों ना रहा हो, हर इंसान की लाइफ में आते हैं हाई एंड लो मोमेंट। तो लो मोमेंट में आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपने लोगों का सहारा लो, फैमिली का सहारा लो, दोस्तों का सहारा लो जो आपको समझते हैं, ताकि आप उस मोमेंट को पार कर पाओ जल्दी से और फिर से अपने हाई लेवल में हाई एनर्जी के साथ तैयारी करने में लग जाओ। क्योंकि जैसा कि है ना, किसी भी टॉपर को ये नहीं पता होता है वो कल को टॉपर बनने, ही इज एन एवरेज स्टूडेंट टिल देन अनटिल एंड अनलेस ही इज बीइंग डिक्लेयर्ड फर्स्ट टॉप रैंकर्स। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप जब बनाए रखिए, पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखिए। और मैं अब ये चीज हमेशा मानती हूँ एक चीज और, कि जो चीजें जैसा हम सोचते हैं वो चीजें रियलिटी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि कुछ एनर्जीज होती है जो उस चीजों को कन्वर्ट करती है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, और निगेटिव सबकी लाइफ में होती है, बट इट्स ये आपका नजरिया है कि आप उस निगेटिव में कैसे खुद को हैंडल करते हो। अगर आप वो सीख जाओगे तो बिल्कुल आप ये एग्जाम क्या कोई भी एग्जाम क्रैक कर लोगे। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि फिर अगले साल आप लोग का यूपीएससी होने पर मैं इंटरव्यू करूं आप लोगों का, दोनों आदमी का। तो बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को जुड़ने के लिए। और यूपीएससी, अगर आप लोग यूपीएससी पीटी दे रहे हैं तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। और आशा यही रहेगा कि आप लोग का फिर से मैं इंटरव्यू करूं यूपीएससी में टॉपर बनने को लेकर।
तो कैसा लगा आपको इंटरव्यू? आप लोग जरूर जवाब दें और मेहनत करें और निगेटिव बातें दिमाग में ना लाएं। जैसा कि टॉपर बता रहे हैं, इन्होंने मेहनत किया, जो रूटीन होता है उसे फॉलो किया और निरंतरता पढ़ाई में बना के रखा, जिसका परिणाम हुआ कि ये फर्स्ट टॉपर और एक सेकंड टॉपर बनी। हालांकि पता किसी को नहीं होता है, दोनों ने मेहनत किया और फल जो है आपको ईश्वर ने आपके कार्य के अनुसार दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।